Hi, this is Aditi Rana and today we are starting class 7th science chapter 4 heat. So let's begin. Heat is a form of energy which causes in us the sensation of hotness or coldness. ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का वह स्रोत है जो हमें एहसास दिलाता है, हमें ये फील कराता है कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है. ठीक है. फॉर एग्जांपल आप एक आइस को टच करेंगे तो महसूस करेंगे कि ये ठंडी है. आप किसी फायर को टच करेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये गर्म है. फॉर एग्जांपल अगर आप कॉफ़ी का कप टच करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये कैसा है, हॉट है. ठीक है, आपको हॉटनेस फील होगी. वहीं अगर आप एक आइसक्रीम को खाएंगे तो यू विल फील दैट इट इज़ कोल्ड. ठीक है, ये एक ठंडी चीज़ है. तो हीट क्या है? वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें ये सेंसेशन देती है, ये फीलिंग देती है कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है. नेक्स्ट सी दिस एक्टिविटी. ये आपकी एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी दी है. इसमें आपको 3 बीकर हैं. फर्स्ट वाले का जो वाटर है वो हॉट है, गर्म पानी है यहाँ. सेकंड का जो है वो कोल्ड है, ठंडा पानी है. और यहाँ पे क्या है, हॉट और कोल्ड वाटर को थर्ड वाले बीकर में मिक्सअप कर दिया, यानी कि गुनगुना पानी है. आपको टच करके बताना है कौन सा हॉट है, कौन सा कोल्ड है, कौन सा मिक्स्ड पानी है. लेकिन दिक्कत क्या होती है, मैं टच करूँ, मेरे अकॉर्डिंग ये पानी फर्स्ट बीकर का बहुत कोल्ड है. ठीक है, लेकिन यही आपने टच किया और आपने बोला ज़्यादा ठंडा नहीं है, नॉर्मल है. यानी कि टच के ऊपर हम हमेशा एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है या गर्म है. यानी कि हमें कुछ स्टैंडर्ड तरीका चाहिए कि हम एक्यूरेटली मेज़र कर सकें टेम्परेचर. See, we cannot rely on our senses of touch to decide whether an object is hot or cold. लेकिन हर बार ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ चीज़ों को स्पर्श करके, टच करके एक्यूरेटली बता दें कि ये कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है. इसके लिए हमें कोई स्टैंडर्ड चीज़ चाहिए. सो हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर. कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इस बात की जब हमें जांच करनी हो, एक विश्वसनीय तरीका हो, एक रिलायबल सोर्स हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर मेज़र कर लेते हैं. अगर हम उसे का टेम्परेचर जान जाएंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है ना. हमें एक्यूरेटली तभी पता पड़ेगा जब हम इसे मेज़र करेंगे. सो टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर. टेम्परेचर को मेज़र करने की, नापने की एक डिवाइस होती है जिसे हम थर्मामीटर कहते हैं. तो ताप मापने के लिए उपयोग होता है थर्मामीटर का. नेक्स्ट वी विल सी टाइप्स ऑफ थर्मामीटर. 3 टाइप के थर्मामीटर होते हैं बेसिकली. फर्स्ट इज क्लिनिकल थर्मामीटर, देन लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर. The thermometer that measure our body temperature is called a clinical thermometer. जिस थर्मामीटर से हम अपने शरीर का टेम्परेचर मेज़र करते हैं, जब हमें फीवर आता है तो हम जिससे मेज़र करते हैं वही आपका कहलाता है क्लिनिकल थर्मामीटर. यहाँ पे आपको एक इमेज दी हुई है क्लिनिकल थर्मामीटर की, तो हम इसमें देखते हैं क्या क्या है. इसमें 3 बेसिक चीज़ होती हैं. फर्स्टली तो एक ग्लास की ट्यूब होती है, ये दिखाई दे रहा है, ग्लास की ट्यूब जैसी होती है जिसके अंदर ये थर्मामीटर बना होता है. देन इसमें होता है एक बल्ब जो कि मरकरी से फिल होता है. ये दिस इज़ द बल्ब ऑफ मरकरी, यहाँ पे मरकरी फिल है. देन देयर इज़ किंक. किंक का यूज़ क्या होता है, ये प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ मरकरी. यानी कि जब आप टेम्परेचर को मेज़र करेंगे तो ये बल्ब ऑफ मरकरी है. जैसे ही आपने एक ऐसे इंसान के माउथ में थर्मामीटर को पुट किया जो बीमार है, तो क्या हुआ, ये थर्मामीटर है और धीरे धीरे क्या होगा, ये अपवर्ड मूव करेगा. राइट. तो किंक का काम क्या है कि मरकरी यहाँ तक आ गई तो अब इसके नीचे खुद से फ्लो होकर वापस न जाए, एक्यूरेट टेम्परेचर बताए, तो वो यहाँ पे बैक फ्लो को रोकता है मरकरी के. ठीक है, अब मरकरी ऊपर जाती है और जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है वो बताती है. So first thing is kink. It prevent mercury level from falling on its own. पारे के तल को खुद अपने आप नीचे गिरने से कौन रोकता है, किंक रोकता है. ठीक है. द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस. जो इंडिया में हम स्केल यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने का, वो है आपका सेल्सियस स्केल, जबकि फॉरेन कंट्री में फ़ारेनहाइट्स को यूज़ किया जाता है. तो हम यहाँ पे सेल्सियस स्केल यूज़ करते हैं जिसे डिग्री सेल्सियस इस तरीके से लिखते हैं, ऊपर डिग्री का सिंबल बना के C लिखते हैं. रेंज, इट रीड टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. जो ये नॉर्मल आपका थर्मामीटर है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, दैट इज़ क्लिनिकल थर्मामीटर, इसकी रेंज क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक का टेम्परेचर मेज़र कर सकता है. तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर को मेज़र
कर सकता है। इट इज़ डिज़ाइन टू ओनली मेज़र ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ये सिर्फ इसीलिए डिज़ाइन किया गया है, सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेज़र कर सके, इसलिए इसकी रेंज इतनी कम है। क्योंकि जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो आपका कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसे यूज़ करते टाइम हमें क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए? फर्स्टली, वॉश प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर यूज़ एंड मेक श्योर दैट मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। जब भी इसे यूज़ करें क्लिनिकल थर्मामीटर को, तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहले तो इस्तेमाल से पहले और बाद में इसे अच्छे से धोना है वाटर से। दूसरा, जब भी इसे यूज़ करें तो इसे एक बार शेक कर लें, उससे क्या होगा आपको पता पड़ जाएगा कि मरकरी का लेवल क्या है। और याद रखें कि मरकरी का लेवल हमेशा 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो, तब आप इसे इस्तेमाल करिए, तभी ये आपको एक्यूरेट रीडिंग देगा। मरकरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज इफ़ थर्मामीटर ब्रेक। पारा जो है ये एक विषाक्त पदार्थ है, यानी कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, जहरीला पदार्थ है। अगर थर्मामीटर बाय चांस टूट जाता है, क्योंकि वो तो ग्लास ट्यूब है, उसमें कांच का सा बना हुआ है, तो अगर टूट जाता है तो क्या होता है, ये पारा नीचे गिर जाता है। फिर इसे डिस्पोज करना, इस वेस्ट को इन्वायरमेंट में मिलाना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इसलिए आजकल जो हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं, दे आर डिजिटल थर्मामीटर एंड दे डोंट यूज़ मरकरी। और आजकल जो हम थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं वो आपके होते हैं डिजिटल थर्मामीटर, और उसमें मरकरी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट इज लेबोरेटरी थर्मामीटर। 3 टाइप के थर्मामीटर थे। फर्स्टली हम पढ़ चुके हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, जो कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए बनाया गया है। सेकंड है लेबोरेटरी थर्मामीटर, जैसा कि आपको ये शेप दिखाई दे रही है, दिस इज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसमें एक बल्ब होता है जिसमें मरकरी फिल होती है, और यहाँ पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये मूव करता है। इट इज़ यूज्ड इन लैब टू मेज़र टेम्परेचर। इसका इस्तेमाल सिर्फ लेबोरेटरी में किया जाता है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। जनरली हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम मेज़र करते हैं इससे टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर। हमने गर्म पानी को इससे मेज़र कर लिया उसका टेम्परेचर, या मिल्क का टेम्परेचर हमने इससे मेज़र कर लिया, या किसी केमिकल का टेम्परेचर हम इससे मेज़र करते हैं। क्योंकि ये लैब में यूज़ होता है, तो बच्चों को बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ही चीज़ों पे इसे हम यूज़ करते हैं। इसकी रेंज है वो है -10 डिग्री सेल्सियस टू -110 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। क्योंकि डिफरेंट केमिकल का टेम्परेचर हम यहाँ पे मेज़र करते हैं, इसलिए इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। -10 डिग्री सेल्सियस से -110 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज है। नाउ प्रिकॉशन की बात करते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। इट शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। इसे जब भी इस्तेमाल करें, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, इसे सीधा रखना है, अपराइट रखना है, ना कि टिल्टेड। तिरछा नहीं रखेंगे, अगर तिरछा रखेंगे तो चांसेस हैं कि ये टूट जाए। क्यों? क्योंकि देखिए जब हमने इसे यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, हमने इसे बीकर के अंदर डाला ताकि हम हॉट वाटर का टेम्परेचर मेज़र कर सकें। लेकिन हमें इतना हमेशा याद रखना है कि ये वॉल को टच ना करे, बीकर की वॉल को टच ना करे, ठीक है। इसलिए हम इसे हमेशा सीधा रखते हैं। लेकिन अगर हम तिरछा रखेंगे तो क्या होगा, ये बीकर की वॉल को टच करेगा और इसके टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। ये थर्ड टाइप का थर्मामीटर है। अब तक हम 2 पढ़ चुके हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर, एंड दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ थर्मामीटर, दैट इज मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। इट इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग वेदर रिपोर्ट्स। जो मौसमी रिपोर्ट्स होती हैं उन्हें प्रिपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ये हमें बताता है कि दिन का अधिकतम तापमान कितना है और न्यूनतम तापमान कितना है। और आपको यहाँ ये भी बुक में बताया गया है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, यानी दिन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब होता है आपका, दोपहर के समय, आफ्टरनून के समय सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है, अर्ली मॉर्निंग। कभी आप अगर 4 बजे उठ जाओगे तो आपको हल्की सी ठंड फील होगी जब आप वॉक करोगे। क्यों? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सबसे मिनिमम टेम्परेचर होता है पूरे दिन में। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ हीट। जैसे आपके पेरेंट्स का जॉब ट्रांसफ़र होता है एक शहर से दूसरे शहर और वो चले जाते हैं, सेम वे जो हीट है वो भी ट्रांसफ़र होती है, यानी कि एक जगह से हीट दूसरी जगह पे चली जाती है। अब कैसे जाती है, उसके 3 प्रोसेस हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, जिनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक हीट की प्रॉपर्टी देखते हैं। सी द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। ऊष्मा सदैव क्या करती है, गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की तरफ
प्रवाहित होती है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, कभी आप चाय बना रहे हो तो क्या होता है, नीचे फ्लेम जल रहा होता है, जब आप चाय चढ़ाते हो तब तो आप हैंडल पकड़ के बर्तन को रख देते हो, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब आप इस हैंडल को अप टच करोगे तो आपको गर्म फील होगा। क्यों? क्योंकि हीट मूव करती है। यहाँ पे पहले पूरा ही जो बर्तन था वो नॉर्मल टेम्परेचर पे था, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे नीचे हीट प्रोवाइड करी तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे मूव कर रही है, अपवर्ड मूव कर रही है, ठीक है, गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ मूव कर रही है। एक और एग्जाम्पल हम देते हैं कंडक्शन प्रोसेस का। सी द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। इट जनरली अकर्स इन सॉलिड। वह क्रिया जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर ट्रांसफ़र होती है, स्थानांतरण होती है, तो वह क्या कहलाती है, कंडक्शन प्रोसेस कहलाती है। और जनरली ये किस में होती है, सॉलिड्स में होती है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, उसे देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक सॉलिड, ठीक है, यहाँ पे हमने एक आयरन रॉड को रख दिया 2 ईंटों के बीच में, और अगर आप चाहो तो स्टैंड का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और एक सिरे पे हमने कैंडल जला दी, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ टच करोगे तो कोल्ड है, लेकिन यहाँ टच करोगे क्योंकि आपने कैंडल जलाई है तो हॉट है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि हीट है वो ट्रांसफ़र होती है, यानी कि मूवमेंट करती है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड की तरफ, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये हीट मूव करेगी, इधर मूव करेगी, और जब कुछ टाइम बाद आप यहाँ पे भी टच करोगे तो भी आपको गर्म ही लगेगा। ओके। कंडक्टर्स, मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। वह पदार्थ जो अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं चालक कहलाते हैं। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो चीज़ें जो खुद से होकर ईजिली हीट को पास थ्रू होने देती है। फॉर एग्जांपल आपका एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर है, ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसीलिए हम इनका यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। बहुत ही जल्दी ये हीट अप हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हीट को अपने से आसानी से पास थ्रू होने देते हैं। तो इनका यूज़ किया जाता है कुकिंग में, और भी कई पर्पसेस के लिए इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज इंसुलेटर, मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली। एग्जाम्पल प्लास्टिक, वुड, वाटर, एयर। वो मटेरियल जो अपने से होते हुए ऊर्जा को आसानी से जाने नहीं देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कुचालक, यानी कि इंसुलेटर कहा जाता है। ये हीट के इंसुलेटर है, खुद से हीट को आसानी से पास नहीं होने देते हैं। तो सी हेयर, जो इंसुलेटर है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका वुड है या प्लास्टिक है, इनका इस्तेमाल किया जाता है बर्तनों के हैंडल्स बनाने के लिए। क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि जब आप हैंडल से, यानी कि हत्थे से किसी चीज़ को पकड़ें, किसी बर्तन को पकड़ें, तो आप उसे ईजिली उठा सकें बिना जले हुए, बिना गर्मी को महसूस करें, आप बिना जले हुए ईजिली उसे उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सकें। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस इज कन्वेक्शन, मीन्स ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस। अभी जो हमने पढ़ा कंडक्शन, वो तो सॉलिड में होती थी, लेकिन जो प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ हीट की लिक्विड और गैसेस में होती है उसे कहा जाता है कन्वेक्शन, ठीक है। सी दिस एक्टिविटी गिवन इन एनसीईआरटी बुक। यहाँ पे हमने क्या किया, एक बीकर में पानी लिया है और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला है, नीचे से हम उसे हीटअप कर रहे हैं, उसे गर्म कर रहे हैं। तो क्या होगा, जब हम जल को गर्म करेंगे तो सबसे निचली परत होगी जो फायर के कांटेक्ट में होगी, ठीक है, जो आग के सबसे पास होगी, जैसे ये आग है, तो जो इसके सबसे पास वाली लेयर होगी वो सबसे पहले हीटअप होगी, ठीक है। हीटअप होते ही वो क्या होगी, ऊपर की तरफ उठ जाएगी। जब वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी तो जो आसपास का ठंडा पानी है वो उसकी जगह ले लेगा। फिर जब वो उसकी जगह ले लेगा वो भी हीटअप होगा, वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और इसी तरह से ठंडा पानी जगह लेता जाएगा और गर्म पानी ऊपर की तरफ जाता जाएगा। इसी तरह पानी की डिफरेंट लेयर्स गर्म होती जाएंगी, और ये पूरी प्रोसेस क्या है, कन्वेक्शन है, क्योंकि ये प्रोसेस होती है जनरली लिक्विड में और गैसेस में। तो इसे एक बार डायग्राम से भी समझ लेते हैं। ये बीकर था, इसमें पानी फिल था और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला था ताकि हम कलर देख सकें, मूवमेंट देख सकें वाटर मॉलिक्यूल का। जब हम उसका कलर देखेंगे तो नीचे से हम उसे हीटअप कर रहे थे, तो क्या हुआ, जो पानी की सबसे नीचे वाली लेयर थी वो गर्म होकर ऊपर को मूव कर गई, ठीक है, और उसके आसपास जो ठंडा पानी था उसने उसकी जगह ले ली। फिर थोड़ी देर में क्या हुआ, ये जो ठंडा पानी था ये भी गर्म हो गया। अब जब ये भी गर्म हो गया तो ये भी ऊपर की तरफ मूव हो गया, और इसकी जगह किसने ले ली, आसपास का जो पानी था जो ठंडा था उसने अब इसकी जगह ले ली। तो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, पानी की डिफरेंट लेयर्स
जो ठंडी थी वो नीचे जा रही थी, गर्म होके ऊपर आ रही थी। ऐसे करके धीरे धीरे सारा पानी गर्म हो गया और इस प्रोसेस को हमने कहा है कन्वेक्शन। नेक्स्ट, कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करेगा? विच हैंड विल फील मोर हॉटनेस? अब हम ये देखेंगे। ये है एक एनसीईआरटी एक्टिविटी। यहाँ पे आपको क्या दिखाया है, क्योंकि हम अब यहाँ गैसेस की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक बर्निंग कैंडल दिखाई है और 2 हाथ है। एक हाथ है वो साइड में है कैंडल के और एक ऊपर है। तो आपसे पूछा है कि अब ये कैंडल जल रही है, राइट? तो कौन से हाथ को ज़्यादा गर्मी महसूस होगी? क्या उस हाथ को ज़्यादा गर्मी महसूस होगी जो कैंडल के साइड में है, या उस हाथ को ज़्यादा गर्मी महसूस होगी जो कैंडल के ऊपर है? तो करेक्ट आंसर है जो हाथ कैंडल के ऊपर है उसे गर्मी महसूस होगी, क्योंकि चाहे वो लिक्विड हो और चाहे वो गैसेस हो, जब भी उन्हें हीटअप करो तो वो क्या करती है? हमेशा अपवर्ड मूवमेंट करती है, ऊपर की तरफ मूवमेंट करती हैं। Notice, toward the top air gets heated by convection, therefore hand above the flames feel hot on the side. However, there is no convection and air does not feel as hot as the top. यहाँ पे हमने देखा कि क्योंकि ये कैंडल हमने जलाई तो इसके ऊपर की हवा है वो गर्म हो रही है और ऊपर जा रही है। आसपास की जो हवा है वो कैंडल की वजह से गर्म हो रही है और ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए जो हाथ ऊपर है उसे गर्म महसूस होगा। वहीं जो हाथ साइड में है वहाँ पे तो कोई कन्वेक्शन प्रोसेस नहीं हो रही, क्योंकि मूवमेंट हमेशा अपवर्ड होता है, इसलिए जो साइड वाला हाथ है उसे इतना गर्म फील नहीं होगा। Next is radiation. Heat comes from the sun to us by a process called radiation and it does not require any medium. सूर्य से हम तक जो ऊर्जा पहुंचती है वो रेडिएशन प्रोसेस से पहुंचती है और इसे ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। एयर, वाटर, कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है रेडिएशन को ट्रैवल करने के लिए। All hot bodies radiate heat. हर गर्म चीज़ हीट को रेडिएट करती है। जब भी हीट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो 3 चीज़ें होती हैं, या तो वो उसे रिफ्लेक्ट कर देती है, या उसे एब्जॉर्व कर लेती है, या ट्रांसमिट कर लेती है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये एक वुडन ऑब्जेक्ट है, तो जब भी इस पर हीट गिरेगी तो क्या होगी? या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस पर हीट गिरी, इस पर रेडिएट हीट हुई तो वो क्या हुआ? दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई या फिर एब्जॉर्व हो गई। इस मटेरियल ने उस हीट को थोड़ा सा एब्जॉर्व कर लिया, थोड़ा सा हिस्सा एब्जॉर्व कर लिया, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर लिया। या फिर एक और कंडीशन आई कि एक इस वुडन ऑब्जेक्ट के पास एक मेटल ऑब्जेक्ट था तो इसने थोड़ी सी हीट उधर ट्रांसमिट कर दी, अपने से होते हुए उधर ट्रांसमिट कर दी। तो ये 3 कंडीशन होती हैं। जब भी कोई हॉट बॉडी होती है तो वो हमेशा हीट को रेडिएट करती है। 3 ही कंडीशन होती हैं, या तो थोड़ी हीट आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है, थोड़ी वो मटेरियल एब्जॉर्व कर लेता है यानी कि सोख लेता है, और थोड़ी सी हीट वो आसपास के मटेरियल में ट्रांसमिट कर देता है। नेक्स्ट, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ब्रीज का मतलब होता है ठंडी हवा। अब हम इस डायग्राम को देखेंगे। सी, दिन के समय जो ज़मीन है, दिन के समय ये जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और जो ज़मीन की हवा है वो ऊपर को उठने लगती है, अपवर्ड मूवमेंट करने लगती है और खाली जगह बन जाती है। जब यहाँ की सारी हवा गर्म हो गई ऊपर को उठ गई तो यहाँ पे खाली जगह हो गई, राइट? तो इस खाली जगह को भरने के लिए समुद्र से ठंडी हवा ज़मीन की तरफ बहने लगती है और यही हवा जो समुद्र से ज़मीन की तरफ आ रही है इसी को सी ब्रीज कहा गया है, क्योंकि ये सी से चली है, समुद्र से चली है, इसलिए इसे सी कहा गया है। ब्रीज कहा गया है क्योंकि ये ठंडी हवा है, इसलिए आप सी ब्रीज का मतलब क्या है? वो हवा, वो ठंडी हवा जो समुद्र से ज़मीन की तरफ चलती है। ड्यूरिंग द डे लैंड गेट्स हीटेड। दिन के समय ज़मीन ज़्यादा गर्म हो जाती है। एंड अबव द लैंड बिकम हॉटर एंड राइज अप। और जो भी एयर होती है ज़मीन पे वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है क्योंकि वो गर्म हो जाती है, और गर्म चीज़ें जो लिक्विड होती हैं या गैस होती हैं वो अपवर्ड मूवमेंट करती हैं। तो दिन के समय ज़मीन गर्म हुई और उस वहाँ पे जो भी हवा थी वो ऊपर की तरफ मूव कर गई। उस ज़मीन पे हवा की जगह को लेने के लिए समुद्र से ठंडी हवा ज़मीन की तरफ चलती है, ठीक है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस टुवर्ड द लैंड टू टेक इट्स प्लेस एंड दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। इसी को सी ब्रीज कहा गया है। नेक्स्ट इज लैंड ब्रीज। वहीं रात के समय ज़मीन अब ज़्यादा ठंडी है
और समुद्र का पानी अभी भी गर्म है। समुद्र का पानी अभी भी गर्म है क्योंकि देखिए पानी गर्म होने में भी टाइम लगता है और फिर ठंडा भी देर में होता है। अगर आपको याद हो तो पहले के टाइम में हम और हमारी मदर और फैमिली के लोग क्या करते थे, हॉट वाटर बोतल आती है तो उसमें गर्म पानी भर लेते थे और बहुत देर तक आप सिकाई करते हो, राइट। तो सेम वे समुद्र का पानी अभी भी गर्म है, देर तक गर्म है, इसलिए जो ज़मीन है उससे ठंडी हवा समुद्र की तरफ जा रही है और इसी को लैंड ब्रीज कहा गया है। देखिए अब रात के टाइम क्या हुआ, ज़मीन तो ठंडी है लेकिन समुद्र का पानी अभी भी गर्म है, यानी जो समुद्र का पानी है वो गर्म है और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ मूव कर रही होगी। उसे रिप्लेस करने के लिए, उसकी खाली जगह को भरने के लिए क्या हुआ, ज़मीन से ठंडी हवा चली कहाँ, समुद्र की तरफ, और इसी को कहा गया है लैंड ब्रीज। क्यों लैंड इसलिए कहा गया है क्योंकि ज़मीन से चली, और ब्रीज इसलिए कहा गया है क्योंकि ठंडी हवा है। तो वो ठंडी हवा जो ज़मीन से समुद्र की तरफ चली उसे कहा गया है लैंड ब्रीज। ओके, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी एंड दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। तो अब डिफरेंस समझ आ गया। अगर सी ब्रीज लिखा है इसका मतलब समुद्र से ठंडी हवा चली ज़मीन की तरफ, अगर लैंड ब्रीज लिखा है तो मतलब है ज़मीन से चली ठंडी हवा समुद्र की तरफ। नेक्स्ट इज काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर, किस तरीके के हम कपड़े पहनते हैं। इन समर वी वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स, गर्मियों के समय हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, वहीं विंटर में हम डार्क कलर के यानी कि गहरे रंगों के कपड़े पहनते हैं। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं और समझते हैं हम ऐसा क्यों करते हैं। 2 टिन के डिब्बे लो और दोनों के बाहरी हिस्से पर, एक के हिस्से देखो हमने 2 टिन के डिब्बे लिए, एक के बाहर तो हमने काले रंग से पेंट कर दिया और दूसरे के बाहर हमने वाइट कलर से पेंट कर दिया, यानी एक को हमने डार्क कलर से गहरे रंग से पेंट किया है, वहीं दूसरे को हमने लाइट कलर से पेंट किया है। अब हमने इन दोनों में पानी भर के रख दिया धूप में। किस डिब्बे का पानी ज़्यादा गर्म होगा और क्यों? जब आप चेक करोगे अपने हाथ को डाल के तो आप पाओगे कि वो डिब्बा जिसके बाहर हमने डार्क कलर किया था उसका पानी ज़्यादा गर्म है, और उसके पीछे रीज़न क्या है, जो डार्क सरफेस होते हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करते हैं, जो गहरे रंग की चीज़ें होती हैं वो अधिक ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, यानी कि सोखती हैं, एब्जॉर्व करती हैं। ठीक है, यही रीज़न है कि डार्क सरफेस ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करता है, इसलिए हम कंफर्टेबल फील करते हैं जब हम सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। आपने देखा होगा कि विंटर्स में लोग गहरे रंग के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये हीट को ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्व कर सकते हैं, सोख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें गर्मियों की तो आपने देखा होगा लोग लाइट कलर के यानी कि हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि जो भी हीट इस पर फॉल होती है ये उसे क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं दूसरे डायरेक्शन में, और बहुत ही कम एब्जॉर्व करते हैं। इसलिए हमें बहुत सुकून मिलता है जब हम गर्मियों में हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर भाग जो इन पे पड़ता है ऊष्मा का उसे क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और बहुत कम पार्ट होता है जिसे ये अवशोषित करते हैं। दैट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर लिसनिंग।